नमस्कार बच्चों। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लाए हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है कोशिका से लेके अंग तंत्र तक। बच्चों, कोशिका से अंग तंत्र तक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा की जाएंगी। जैसे कि कोशिका कैसे बनी हुई है, कोशिका के काम क्या होते हैं, कोशिका होती क्या है, इसके अलावा पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, इसके अलावा ऊतक क्या होते हैं, जन तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विशेष जानकारी, इसके अलावा पौधे से निकलने वाले हार्मोन की जानकारी। ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में लाए हुए हैं। तो तुरंत अपनी किताब को बाहर रखिए निकाल के, और अपनी कॉपी रख लीजिए, कोई रफ रख लीजिए, और उसी के माध्यम से आप किताब और कॉपी के माध्यम से आप इसको समझते जाएं और पढ़ते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी लोगों ने घर देखा होगा, मकान देखा होगा। मकान किससे बना होता है? आप में से कोई बता सकता है? मकान बना होता है ईंट से। ईंट छोटी यूनिट होती है। ईंटों को इकट्ठा रखते हैं तो ईंटों का एक ढेर लग जाता है, और उसी ढेर के माध्यम से अगर हम उसको जोड़ दें तो बन जाती है दीवार, और दीवार बन के ढेर सारी दीवारें खड़ी कर दें तो एक कमरा बन जाता है, और कमरों के समूह को ही हम मकान कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो शरीर है सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है इसमें बहुत सारे तंत्र होते हैं जिनको हम अंग तंत्र कहते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है। पाचन तंत्र यानी कि हमारे खाना को पचाने का जो काम करता है वो वाला तंत्र। श्वसन तंत्र जिसके द्वारा हम नाक सांस लेते हैं। कंकाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो हड्डी का ढांचा है वो कंकाल तंत्र में आता है। तो इन सारे विभिन्न प्रकार के तंत्रों से हमारा शरीर बनता है। अगर हम बात करें जो तंत्र होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आमाशय, छोटी आंत, न इसके अलावा बड़ी आंत, लीवर, ये बहुत सारे अंग आते हैं। अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें नाक आ जाता है, फेफड़े आ जाते हैं। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की तो उसमें हृदय आ जाता है। यानी कि बहुत सारे तंत्रों में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो जो ये अंग होते हैं ये भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? ऊतक। अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं, हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। नेक्स्ट है ऊतक। सबसे छोटी, ऊतक से भी छोटी इकाई पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका। यानी कि जो शरीर होता है, ऊतक होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक की सबसे छोटी जो रचना होती है उसको हम कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। संसार में बहुत तरह के जीव होते हैं, बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर हम उनके बिल्कुल अंदर चले जाएं, एक उसके बिल्कुल बेसिक में चले जाएं, तो हर एक जीव कहीं न कहीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि सबका शरीर उन छोटी यूनिट से बना है जिनको हम कोशिका कहते हैं। अगर हम तुलना करना चाहें मकान की अपने शरीर से, तो ईंट बराबर होगा कोशिका के, सबसे छोटी यूनिट है। और ईंटों का जो ढेर होगा वो बराबर किसके होगा? ऊतक के बराबर होगा। यानी कि जैसे ईंट होता है, एक ईंट है तो कोशिका, अगर ईंटों को ढेर है तो हम उसको ऊतक बोल देंगे। इसके अलावा अगर उन ढेर से दीवार बन जाए तो दीवार को हम बोल लेंगे अंग। और अगर हम कमरा बना ले एक, तो कमरा को हम कह सकते हैं कि अंग तंत्र है। और अगर हम मकान की तुलना करें तो पूरा जो मकान होता है अंग तंत्र के समूह को, उसको शरीर से हम तुलना कर सकते हैं। यानी कि पूरा शरीर बराबर मकान। इस प्रकार हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि कैसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। इस फ्लो चार्ट में हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा होता है कोशिका, कोशिका के समूह से बनता है ऊतक, ऊतक के समूह से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के समूह से क्या बनता है? पूरा पूरा शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना बेसिक लेवल से कैसे हमारा शरीर बनता है। कोई पूछ ले हमारा शरीर किससे बना हुआ है तो आप बताएंगे कोशिकाओं से। कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतक के समूह से अंग बनता है, अंग के समूह से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के समूह से ही पूरा शरीर बनता है। तो इस प्रकार हमने जाना। अब हमने बात की कोशिका से बना है, कोशिका से बना है, आखिर ये कोशिका है क्या चीज? तो बात करते हैं कोशिका क्या होती है।
कोशिका किसी की भी शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, यानी कि किसी शरीर की रचना होती है तो वो कोशिका से होती है, और कोई कार्य होता है शरीर का, कार्य करने की जो इकाई होती है वो भी कोशिका ही होती है। शरीर बनता भी कोशिकाओं से है और जो काम भी होता है वो भी कोशिका के द्वारा ही होता है। विभिन्न जीवों में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और बहुत सारे सवाल हैं जो कि एक ही कोशिका से बने होते हैं। ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है उन सभी को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल का जीव कहते हैं, जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जैसे हमने देखा होगा, केचुआ देखा होगा, हाथी, बंदर, मनुष्य, बरगद, बहुत सारे पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसकी वजह से इन सभी को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन सभी को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हों। ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हों उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। जीव और जंतु में अंतर समझिएगा। जीव में जंतु पौधे दोनों आते हैं। जीव मतलब जो जिंदा है, और जंतु मतलब एनिमल, और पौधे मतलब प्लांट। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन कोशिकाओं का ही कार्य है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन आदि सारी क्रियाओं को करना। यानी कि हमारे जो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका ही है। सब कुछ किससे होता है? कोशिका से होता है। चलिए देखते हैं अमीबा की संरचना। ये देखिए आप लोग, इसका अनियमित आकार देख पा रहे होंगे, कटा फटा इधर उधर। ये है अमीबा, जो कि तालाब में आसानी से मिल जाएगा। इसको आप लैब में लाएंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो दिखाई पड़ेगा ही। इसका संरचना आकार बदलता रहता है, इसको बहुरूपीय भी कहते हैं। इसके अंदर केवल एक ही कोशिका है और कोई दूसरी कोशिका नहीं पाई जाती। इसी कोशिका के माध्यम से ये भोजन भी ग्रहण कर लेता है और बचे हुए पदार्थ को शरीर से बाहर भी निकाल देता है। और इन्हीं जो ये जो कृत्रिम पैर बना लिया है, इसी पैर के माध्यम से चलता भी है। पैरामीशियम, पैरामीशियम को हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि यह चप्पल की आकृति का होता है। स्लीपर एनिमल चप्पल की आकृति का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवों के शरीर को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई होती है, कोई भी जीव हो, चाहे जंतु हो, पौधा हो, वो होती है हमारी कोशिका। तो यानी कि जीवन के जितने भी कार्य हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कोशिकाओं की विशेषता क्या है? कोशिकाओं का जो आकार होता है, जो आकृति होती है, वो एक समान नहीं होती। जैसे कि अमीबा का अनियमित है, कभी भी उसका रूप रंग बदल सकता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा होता है। बहुत सारे कोशिकी बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर अलग अलग बिल्कुल नजर आता है। कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई अंडाकार है, घनाकार है, यानी उनकी आकृति निश्चित बिल्कुल भी नहीं होती है। तो और कोशिकाएं कुछ छोटी भी होती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। आप यहाँ देखिए, देख पा रहे होंगे, ये रक्त की कोशिकाएं हैं, गोलाकार हैं, ब्लड की हमारे। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं लंबी लंबी हैं, ढेर से बहुत लंबी होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं यही होती हैं। इसके अलावा एक तर्क रूप की कोशिकाएं हैं, यानी बीच में मोटी है और साइड में पतली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लाल अभिरंजक यानी कि सेफ्रोनिन के माध्यम से हम टेस्ट भी कर सकते हैं प्याज की झिल्ली को, तो हमको कोशिकाएं नजर आ जाती हैं। कुछ फैक्ट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूरे धरती पर पाई जाती है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो एक कोशिकी ही होता है, अंडा हमेशा एक कोशिकी ही होता है, और वो शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। सबसे बड़ा यही कोशिका, सबसे बड़ी यही कोशिका है। अगर छोटी की बात करें तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। एक जीव ऐसा होता है, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। इसको हम अगर आगे पढ़ेंगे तो पीपी येलो भी कहते हैं। तो सबसे छोटा जो जीव होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। ये करीब 1 मीटर लंबी होती है। जैसे कभी हमने देखा यहाँ चित्र में ऊपर, ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबाई इसकी ज्यादा होती है।
अब हम जानते हैं संरचना के बारे में, कोशिका संरचना। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। आप लैब में जाएंगे बच्चों, तो वहां पर माइक्रोस्कोप नजर आ जाएगा, माइक्रोस्कोप में आप कोशिकाओं को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज यानी कि जो अध्ययन किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 ईस्वी में। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा था। नीचे जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये भी कोशिका का ही चित्र बना हुआ है। पहले नंबर पर जंतु कोशिका है, दूसरी तरफ पहले नंबर पर पादप कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका है, और दूसरे तरफ जंतु कोशिका है। दोनों कोशिकाओं में काफी अंतर नजर आ रहा है। जहां पर पादप कोशिका काफी की जो बाहरी संरचना है काफी मोटी है। इसको बाहरी संरचना को कोशिका भित्ति कहा जाता है। बच्चों इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो पादप कोशिका है इसके अंदर बहुत बड़ा खाली स्थान है। इसके अंदर पानी भरा होता है, और जो ये खाली स्थान होता है इसको हम रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका के नाम से इसको जानते हैं। अंग्रेजी में वैक्यूल, हिंदी में रिक्तिका यानी खाली स्थान। ये पहचान भी है, माइक्रोस्कोप में आप रखेंगे, अगर बड़ी सी रिक्तिका नजर आ जाए तो तुरंत आप पहचान लेंगे कि जो कोशिका दिख रही है वो पादप कोशिका है, कोई जंतु कोशिका नहीं है। जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती है, या तो होगी तो बहुत ही छोटी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, पादप कोशिका में हरे रंग के हरित लवक पाए जाते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल जंतुओं में नहीं होती है, बल्कि पादप कोशिका में होती है। इसके अलावा आगे बात करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। लेकिन अभी अभी हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य जालिका होती है, और राइबोसोम होते हैं। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका में, पादप कोशिका में। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, तो जंतु कोशिका में हम देखते हैं कि जो ऊपर की मोटी खाल थी यानी कि कवर था, वो खाल नजर नहीं आती है। यानी कि कोशिका भित्ति यहाँ पर नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, सीधा कोशिका कला पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा आगे बात करें, कोशिका द्रव्य है। इसके अलावा केंद्रक अंदर मोटा सा केंद्रक पाया जा रहा है बीचों बीच में। इसके अलावा अंतः द्रवी जालिका पाई जाती है। जालिका एक तरीके से कोशिका को आकार प्रदान करती है, जिससे कोशिका का आकार न बदले, एक समान बना रहे। राइबोसोम पाए जाते हैं, लसोम पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो ये जंतु कोशिका के जो अंग हैं, इनको आप चित्रों में बना लेंगे। प्रश्न संख्या 10 में का उत्तर भी पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। तो आप इन्हीं चित्रों इस चित्र को आप अपनी किताब से देख के बना सकते हैं। यहाँ पर जो ये चित्र बना हुआ है, जितना ये लाइन से खींचा हुआ है अंदर, इन सब को लिखना है और बनाना है इसको। आगे देखते हैं। जो कोई भी कोशिका होती है, कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये तीन भाग होते हैं। और कोशिका द्रव्य में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका को तीन भागों में बांट दिया गया है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। और उसमें से जो है अ, जो कोशिका द्रव्य था उसके अंदर कोशिकांग पाए जा रहे हैं। और जंतुओं में अलग कोशिकांग होते हैं, पादप में कुछ अलग भी कोशिकांग होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रमुख कोशिकांग हैं और उनके काम क्या है। पहला नंबर आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसके ये कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है, और कोशिका को स्थिर बना के रखती है। इसके अंदर बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है कोशिका के अंदर, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही नियंत्रित होता है। यानी कि जो भी ताकत और ऊर्जा का प्रवाह कोशिका के अंदर होना होता है, वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। और यह कोशिका झिल्ली चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों में पाई जाती है। दूसरी बात करें कोशिका भित्ति की, तो जो कोशिका भित्ति होती है, ये केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। बहुत ही मजबूत होती है, मोटी होती है, और ये कोशिका की रक्षा करती है।
तीसरा जो अंग आता है, कोशिकांग आता है, उसका नाम है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। आप कह सकते हैं जो कोशिका का दिमाग है, मस्तिष्क है, वो केंद्रक होता है। यह जो है जंतु कोशिका में बीचों बीच में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में बीच में ना होके किनारे कहीं परिधि में इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। इसका जो कार्य होता है वो कोशिका की वृद्धि करे, यानी कोशिका का आकार है वो बढ़ाए, और कोशिका को एक से दो में बंटने में, विभाजन करने में ये सहायता करता है। कोशिका की संख्या बढ़ाने में और कोशिका के आकार को बढ़ाने का काम केंद्र करता है। यानी कि पूरी जो कोशिका होती है, इसका जो कंट्रोलर है, जो नियंत्रण है, वो केंद्रक के द्वारा होता है। चौथा हिस्सा आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जितना भी जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि केंद्रक से बाहर और जो कोशिका की झिल्ली होती है, उसके अंदर जितने भी अंग होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, उनको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें जो कोशिकांग दिखने को मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गिकाय है और हरित लवक है। इस प्रकार ये बहुत सारे कोशिकांग हमको देखने को मिलते हैं। चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं, अगले कोशिकांग तक चलते हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो झिल्ली से घिरा हुआ एक कैप्सूल जैसी आकृति होती है। श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको ये माइटोकॉन्ड्रिया ही संचित करता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला कोशिकांग आता है हरित लवक। हरित लवक की खासियत क्या है? केवल और केवल पौधों में पाया जाता है, वो भी हरे पौधे में पाया जाता है, हरी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करवाना। सातवां अंग है वो तारक काय। तारक काय केंद्रक के पास में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें सहायता करना, और ये केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, किसी पादप कोशिका में पाया नहीं जाता है। इसके बाद बात करें रिक्तिका की, तो रिक्तिका रिक्तिका की बात करें तो यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु पौधों में यह बड़ी रिक्तिका केंद्रक में होती है, और जंतुओं में ये छोटी छोटी केंद्र रिक्तिकाएं होती हैं जो कोशिका में कहीं इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। इसमें के अंदर पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रहण होता है, और एक बैलेंस बनाने का काम ये रिक्तिकाएं करती हैं। अगला है गाल्जी काय, जिसको हम बहुरूपिया भी कहते हैं। गाल्जी काय में क्या होता है? पौधों का संश्लेषण होता है, पदार्थों का संश्लेषण होता है, यानी पदार्थ कुछ बनते हैं इसके अंदर, भंडारित होते हैं, और कुछ चीजों का श्रवण भी, यानी कि इससे निकलते भी हैं। इस प्रकार गाल्जी काय के ये प्रमुख कार्य हैं। लाइसोसोम की बात करें तो ये केंद्रक में आने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको पचाने का काम करता है। यानी कोई भी हिस्सा आपके कोशिका के अंदर जाता है तो उसको पचाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनने में सहायता करता है। शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उसमें राइबोसोम का प्रमुख योगदान होता है। आखिरी जो हिस्सा है वो है अंतः प्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ईआर भी कहते हैं। ये झिल्लियों से बनी हुई बहुत ही जटिल जाल जैसी संरचना होती है, और इसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह एक तरफ तो केंद्र से जुड़ी होती है, और या तो फिर फ्री होती है, साथ में ये झिल्ली से भी अटैच्ड होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में ये पाई जाती है। इसका भी काम होता है प्रोटीन का निर्माण, प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में काम करती है। आगे बात करते हैं जो दो कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। अब बात करेंगे जो दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे हमने विचित्र में भी देखा कि पादप कोशिका में नंबर एक जो अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक हैं हरे रंग के, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम की बात करें, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। इसको हम तारक काय भी कहते हैं। तारक काय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसके अलावा रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में काफी बड़ी होती है, और काफी एक ही होती है, बड़ी होती है। लेकिन जंतुओं में ढेर सारी कुछ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। जो पादप कोशिका होती है उसका केंद्रक परिधि की तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अक्सर बीचों बीच में पाया जाता है। हमने बात कर ली
कोशिकाओं के बारे में। अब हम अगले भाग में बात करेंगे ऊतक के बारे में।